आवाज आ रही है सभी को? तो सॉरी एवरीवन। तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई प्रे, आई विश, आई ब्लेस कि आप सभी लोग अपनी लाइफ्स में बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है एलिंग। एलिंग का मतलब क्या है? जिसकी तबीयत खराब है, जो बीमार है, तो वो क्या है? एलिंग है, मतलब सिक है, अनवेल है, सफरिंग फ्रॉम पुअर हेल्थ, इन्फर्म है, डिबिलिटेटेड है, एनफेबल्ड है, मतलब उसको कमजोर कर दिया गया, मतलब कमजोर है, वीक है। एंटोनिम्स रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, विगरस है, फुल ऑफ एनर्जी है, फ्लरिशिंग है, ग्रो कर रहा है। तो सरकार ने अनाउंस किया एक रिलीफ पैकेज कमजोर इंडस्ट्रीज के लिए जिनमें डिमांड की कमी आ रही। तो डिमांड की कमी आ रही तो सरकार ने क्या किया? एक अनाउंस कर दिया रिलीफ पैकेज। अगर आप बीमार हो तो क्या बोलते हैं? यू आर अंडर द वेदर। तो कोई भी इंसान अंडर द वेदर है, इसका मतलब क्या है? वो कैसा फील कर रहा है? बीमार फील कर रहा है, फीलिंग इल। फील ऑफ कलर भी बोलते हैं। फील ऑफ कलर का मतलब क्या है? कि आप कैसा फील कर रहे हो? आप बीमार फील कर रहे हो। अच्छा, अगर आप एकदम हेल्दी हो, एकदम हेल्दी के लिए क्या होता है? इन पिंक हेल्थ। आप एकदम पिंक हेल्थ में हो, हेल एंड हर्टी, हेल एंड हर्टी हो, फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल। इन सब का मतलब क्या है? कि आप एकदम क्या हो? हेल्दी हो, परफेक्ट हेल्थ में हो, आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अच्छा, एक और इडियम यूज करते हैं, बिल्कुल सही बोला, ग्रीन अराउंड द गिल्स। ये तो बहुत बार एग्जाम में आता है। ग्रीन अराउंड द गिल्स मतलब गिल्स ना एक तरीके से मछली का एक पार्ट होता है। तो मछली जब वहां से ग्रीन दिख रही होती है मतलब मछली बीमार सी होती है। तो ग्रीन अराउंड द गिल्स का मतलब क्या है? आप क्या हो? बीमार हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिजिड। फ्रिजिड मीन्स बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, हाँ, हद से ज्यादा ठंडा। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडा। अच्छा, जो लोग ठंडे होते हैं वो अनफ्रेंडली भी होते हैं ना। गिव अ कोल्ड शोल्डर याद है? गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या था? उस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, मतलब उस इंसान ने आपके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं किया। तो कोल्ड होने का मतलब अनफ्रेंडली होना भी होता है। तो फ्रीजिंग है, आइस है, अनफ्रेंडली है, फ्रॉस्टी है, बहुत ज्यादा ठंड है। एंटोनिम्स वार्म है, वो इंसान बहुत फ्रेंडली है, कॉर्डियल है। तो वेदर बहुत ठंडा था और जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी अनफ्रेंडली। अच्छा, हमने यहाँ पे फ्रेंडली वर्ड की बात करी है, मुझे फ्रेंडली वर्ड के 20 सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर बहुत ही फ्रेंडली होता है तो क्या होता है? एफेबल होता है, एमिएबल होता है, एमिकेबल होता है, जीनियल होता है, कॉर्डियल होता है, कॉन्जीनियल होता है, ग्रेगेरियस होता है, ग्रेगेरियस। अच्छा, ग्रेगेरियस में रूट वर्ड क्या था? ग्रेग। ग्रेग रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप, फ्लॉक। ग्रेगेरियस मीन्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होता है, वार्म होता है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? उसका नेचर बहुत प्लेजेंट होता है। कॉन्जीनियल लिख ही लिया हमने, जीनियल लिख ही लिया। सोशिएबल होता है, कंपेनिएबल होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। और कोई भी, तो 12 ही हुए हैं, 8 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को। ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, वेलकमिंग होता है, हॉस्पिटेबल होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। और कोई वर्ड नहीं तो फिर इडियम्स पे आ जाते हैं। चलो इडियम्स पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। 6 इडियम्स और लिखनी है ना हमें।
कुछ रिलेटेड इडियम्स लेंगे। अच्छा, जो इंसान बहुत फ्रेंडली होता है वो क्या करता है, ही ब्रेक्स द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, एक कमरे में बैठे हैं सब लोग चुप 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 है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, फिर एक इंसान ने आगे ब्रेक द आइस कर दिया, मतलब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, बातचीत करवाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि सब लोग आपस में क्या करें, बातचीत करें। रोल आउट द रेड कारपेट, रोल आउट द रेड कारपेट का मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से वेलकम किया आपका। आप किसी के घर पे गए और उस इंसान ने क्या किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया, मीन्स रोल आउट द रेड कारपेट मीन्स गिव अ वार्म वेलकम। रिसीव किया उसने आपको ओपन आर्म्स से, रिसीव विद ओपन आर्म्स, इसका मतलब भी क्या होता है कि आपको क्या किया, आपको बहुत ही अच्छा वेलकम किया। अच्छा, दो लोग अगर बहुत फ्रेंड है आपस में तो क्या बोलते हैं उनको, हैंड इन ग्लव है। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा टैंडम में रहते हैं, साथ साथ मिलके काम करते हैं। थिक एज थीव्स है, थिक एज थीव्स है मतलब बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, थिक एज थीव्स है। अच्छा, मैंने थीव्स की स्पेलिंग में आई ई क्यों लगाया, तो वो एक स्पेलिंग का ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो मुझे बहुत बार हेल्प करता है याद करने में, आप लोगों को भी हेल्प करेगा। जब किसी वर्ड हमें कंफ्यूजन होता है ना कि आई ई कब लगाएंगे या ई आई कब लगाएंगे, तो जनरली क्या होता है, जब सी लिखा होता है ना इस ई आई से पहले, तो सी आता है ई आई के पहले। फॉर एग्जाम्पल रिसीव, डिसीव, परसीव, अचीव, नहीं अचीव में सी कहाँ आ रहा, तो अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ड्स अगर आप देख रहे हो तो सी आ रहा था, तो मैंने क्या लिखा, मैंने ई आई लिखा। अच्छा, अब मान लो सी नहीं है, सी नहीं है जैसे अचीव, तो मैंने क्या किया, आई कर दिया, यहाँ पे एच है, सी नहीं है। चीफ, एच है। थीफ या थीव्स ही लिख लो, एच है, तो मैंने क्या किया, आई ई किया। तो अगर सी है जस्ट पहले तो आप ई आई करोगे, अगर और कोई वर्ड है तो आप क्या करोगे, तो आप आई ई करोगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, जब आपसे स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिसीट, ई आई, क्लियर। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेज करना, मीन्स आप किसी की बुराई कर रहे हो, मीन्स डिस्पैरेज कर। पार्ट ऑफ स्पीच, एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी के बारे में बहुत खराब खराब बोल रहे हो, डिस्पैरेज कर रहे हो, डेनिग्रेट कर रहे हो, बी लिटिल कर रहे हो, डिराइड कर रहे हो। मतलब बहुत दिनों से हमने क्रिटिसाइज वर्ड के सिनोनिम्स नहीं करे, मुझे 50 सिनोनिम्स बता दो किसी इंसान को क्रिटिसाइज करने के। 50 तो बताने पड़ेंगे, उससे कम में काम नहीं चलेगा। चलो कोशिश करते हैं। क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कंडेम कर रहे हैं, बीरेट कर रहे हैं, डिराइड कर रहे हैं, बी लिटिल कर रहे हैं, डेनिग्रेट कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, डिनंशिएट कर रहे हैं, डेप्रिकेट कर रहे हैं, डी से बहुत सारे होते हैं, डिस्पैरेज कर रहे हैं, डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, लैम्पून कर रहे हैं, एक्सकोरिएट कर रहे हैं, अपब्रेड कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, स्लैंडर कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं तो टार्निश कर रहे हैं, ब्लेमिश कर रहे हैं, स्मीयर कर रहे हैं। सारे शब्दों का मतलब क्या था कि आप क्या कर रहे हो, उस इंसान की इमेज खराब कर रहे हो। यहीं पे लिख लेते हैं और थोड़े से, हाँ, मलाइन कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं, रिवाइल कर रहे हैं,
खराब कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा वो सारे लिख देते हैं, स्कॉन कर रहे हैं, स्कॉफ कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, जीयर कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, जाइब कर रहे हैं, स्नियर कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं, तो विलीफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इमेज खराब कर रहे हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 32 हो गए। 18 मोर वर्ड्स टू गो, 18 शब्द और। डिस्टेन कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा अभी तो डांटने वाले सारे वर्ड्स रहेंगे ना, अगर आप डांट रहे हो उस इंसान को तो स्कोल्ड कर रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो, रेप्रीमैंड कर रहे हो, रिप्रोच कर रहे हो, एडमोनिश कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो, चाइड कर रहे हो, चेस्टाइज कर रहे हो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को क्या करो? डांटो। लैम्बास्ट भी नहीं लिखा ना हमने, हाँ लैम्बास्ट कर रहे हो, रैली कर रहे हो, रेप्रीहेंड कर रहे हो। मतलब आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? आप उस इंसान को भर भर के बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोल रहे हो, असेल कर रहे हो, इनवे कर रहे हो, डांट रहे हो, स्लेट कर रहे हो, डांट रहे हो। 5 10 15 3 वर्ड्स बता दो तो 50 वर्ड्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद पता क्या करेंगे? उसके बाद फिर इडियम्स लिखेंगे। इडियम्स भी बहुत सारी होती है, किसी इंसान को बहुत बुरा भला बोलने की। रैली कर रहे हो, अच्छा रैली तो लिख लिया हमने। रिप्रूव कर रहे हो, हाँ वेरी गुड। रिप्रूव नहीं लिखा था हमने? राइट, रिप्रूव कर रहे हो। सेंश्योर भी नहीं लिखा मैम, सेंश्योर भी नहीं लिखा, राइट। सेंश्योर कर रहे हो मतलब उस इंसान को डांट। डिक्राई भी नहीं लिखा मैम, राइट। डिक्राई कर रहे हो, ह्यूमिलिएट कर रहे हो, वेरी नाइस। वो शर्मिंदा फील करवा रहे हो सबके सामने। ह्यूमिलिएट लिख लो तो एम्बैरेस कर रहे हो, उस इंसान को क्या कर रहे हो? सबके सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा फील करवा रहे हो, बहुत खराब फील करवा रहे हो। चलो ये तो 50 से ज्यादा हो गए। अब कुछ इडियम्स लिखते हैं कि अगर आप उस इंसान को बहुत ज्यादा गंदा गंदा फील करवा रहे हो, तो बहुत डांट रहे हो, तो क्या कर रहे हो? टेक टू टास्क, रीड द राइट एक्ट, गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, rake over coals, give someone a dressing down, throw dirt at someone, मीन्स उस इंसान को क्या कर रहे हो? उस इंसान को बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा बोल रहे हो। चलो हाँ, गिव समवन एन ईयरफुल, गिव समवन अ टंग लैशिंग, बहुत खराब खराब बोल रहे हो। ये सारे के सारे ईडियम्स होंगे। अच्छा कुछ फ्रेजेस भी होते हैं, अगर आप किसी को बहुत ज्यादा खराब खराब बोल रहे हो तो क्या क्या फ्रेजेस होते हैं? च्यू आउट, चबा गए हो आप उसको पकड़ के, हाँ। टीयर अपार्ट, कॉल आउट, रिप इनटू, पुट डाउन। तो ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स का भी मतलब क्या है? रन डाउन, टॉक डाउन। इन सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स का भी मतलब क्या है कि आप उस इंसान को बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा बोल रहे हो, उस इंसान को बहुत ही ज्यादा खराब बोल रहे हो। बहुत सारे कर लिए हमने, हाँ? चलो
वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। आप एक्सटॉल कर रहे हो मतलब तारीफ कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, यूलोजाइज कर रहे हो मतलब तारीफ कर रहे हो। तो एक मैच्योर लीडर जो है कभी भी खराब ना फील कर रहा है उन लोगों को जिनके पॉलिटिकल व्यूज थोड़े से उससे अपोजिंग है, तो कभी भी उनको डिस्पैरेज मत करो, उनकी बुराई मत करो। अगले वर्ड पे आते हैं फ्लैबरगास्टेड। कोई इंसान फ्लैबरगास्टेड है मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और शॉक्ड, एस्टोनिश्ड हो, स्टन्ड हो, अमेज्ड हो, डम्बफाउंडेड हो, bewildered हो, bamboozled हो, gobsmacked हो, बहुत ज्यादा शॉक्ड हो, अनइम्प्रेस्ड हो, अनकंसर्न्ड हो, अनसरप्राइज्ड हो, कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो मैं शॉक हो गया जब मैंने सुना कि वो कंपटीशन जीत गई है, तो मैं अचानक से क्या हो गया, शॉक हो गया। इसका एक ईडियम में बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है, कैच समवन ऑफ गार्ड। कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब क्या है कि आपने उस इंसान को क्या किया, सरप्राइज कर दिया। आउट ऑफ द ब्लू, कोई चीज अगर आउट ऑफ द ब्लू आ गई है मतलब एक सरप्राइज की तरह आई है। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। वापस आते हैं अगले वर्ड पे, यूलोजाइज करना अभी अभी हमने पढ़ा, आप किसी की तारीफ कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, तो आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करो, स्पेशली डेथ के बाद। एक्सटॉल कर रहे हो, ग्लोरीफाई कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, अक्लेम कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, हेल कर रहे हो, मीन्स आप उसकी तारीफ कर। एंटोनिम्स, बुराई कर रहे हो, बुराई के तो भी मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे। तो जो कंट्री है वो इकट्ठी हुई उस साइंटिस्ट की तारीफ करने के लिए, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया था मेडिसिन में। तो कंट्री ने क्या किया, उसकी तारीफ करी, एक्सटॉल किया, एग्जॉल्ट किया। नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूमुल्ट। ट्यूमुल्ट मीन्स उथल पुथल सी मच गई है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउ, बहुत ज्यादा शोर है, शराबा है, उथल पुथल है, अप्रोर है, कमोशन है, टर्मोइल है, टर्ब्यूलेंस है, अपहीवल है, मीन्स उथल पुथल है। एंटोनिम्स काम है, पीस है, ऑर्डर है, सेरेनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, मतलब शांति है। तो अनाउंसमेंट की वजह से भीड़ में क्या मच गई, उथल पुथल मच गई, टिमुल्ट मच गया, शोर शराबा मच गया। नेक्स्ट वर्ड इज स्नग। स्नग का एक बड़ा प्यारा एक इडियम है जो बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, स्नग एज अ बग इन द रग। स्नग एज अ बग इन द रग। रग का मतलब क्या होता है, कारपेट। बग का मतलब होता है कीड़ा। स्नग मीन्स वो कंफर्टेबल है। तो जिस तरीके से कीड़ा एक कारपेट के अंदर कंफर्टेबली पड़ा हुआ है, ऐसे ही वो इंसान भी कंफर्टेबल है। तो जो इंसान स्नग होता है मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो कंफर्टेबल है, वार्म है, सिक्योर है। कोजी है, कंफर्टेबल है, शेल्टर्ड है, मतलब बहुत ही प्रोटेक्टेड है, आराम से, स्नग आराम से पड़ा हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, कोजी है, कंफर्टेबल है, शेल्टर्ड है, कंफी बोलते हैं ना, कंफी कंफी, कंफी है, आराम है। अनकंफर्टेबल है, एक्सपोज्ड है, इनहॉस्पिटेबल है, मतलब बढ़िया नहीं है। तो टूरिस्ट को एक बहुत ही कंफर्टेबल कॉटेज मिला जहाँ पे वो इतनी खराब विंटर के दौरान स्टे कर सकते थे। उनको क्या मिला, बहुत ही कंफर्टेबल सा कॉटेज मिल गया रहने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीग्यूइंग। कोई भी चीज इंट्रीग्यूइंग होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बड़ा एग्जाम में आ चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ डिफरेंट है। फैसिनेटिंग है, कैप्टिवेटिंग है, मिस्टीरियस है। कैप्टिवेटिंग है तो एन्चैंटिंग है, अट्रैक्टिव है, एंथ्रॉलिंग है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ल्योरिंग है, बी विचिंग है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है।
एंटोनिम्स बोरिंग है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, कोई मजा ही नहीं आ रहा, मंडेन है, बहुत बोरिंग काम है। तो डिटेक्टिव को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लू मिला, क्राइम सीन। तो डिटेक्टिव को मिला, क्या मिला, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लू मिल गया जहां पे क्राइम हुआ था वहां पर। नेक्स्ट वर्ड इज फुगेशियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोई भी चीज फुगेशियस होती है मतलब बहुत ही ज्यादा क्षण भर की होती है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, एफिमेरल है, इवेनेसेंट है, ट्रांजिएंट है, मोमेंट्री है, मतलब क्षण भर की है। एंटोनिम्स लंबा चलेगी भाई, एंड्योरिंग है, परपेचुअल है, हमेशा चलेगी, एवरलास्टिंग है, हमेशा चलेगी, पेरेनियल है, हमेशा बहेगी। तो जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स जो होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, वो इतने शॉर्ट टर्म होते हैं, इसकी वजह से कंपनीज बता ही नहीं पाती हैं कि कस्टमर को आगे क्या चाहिए, इतने शॉर्ट टर्म होते हैं। तो फुगेशियस इज जो शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट इज हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, बड़ा प्यारा फ्रेज होता है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दीबाजी में किया हुआ काम बर्बाद हो जाता है, तो इसलिए काम को हमेशा आराम से करो। तो हेस्ट का मतलब क्या हो गया, जल्दीबाजी। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, बहुत ज्यादा स्पीड में आपने वो काम किया कि आपने ध्यान ही नहीं दिया। प्रेसिपिटेंसी मतलब जल्दी जल्दी कर दिया। इम्पेटुओसिटी बिना सोचे समझे कर दिया। एलैक्रिटी बहुत तत्परता के साथ कर दिया, बहुत जल्दीबाजी में कर दिया। एंटोनिम्स डेलिब्रेशन बहुत सोच समझ के किया, प्रूडेंस बहुत केयरफुल होके किया, कॉशन बहुत केयरफुल होके किया। तो कमिटी ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया क्योंकि प्रपोजल को जल्दीबाजी में बनाया गया था बिना कंसल्टेशन के, तो लोगों से कंसल्टेशन नहीं किया और जल्दीबाजी में बनाया गया, इसलिए वो क्या किया, प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। कुछ वर्ड्स करते हैं, पहला वर्ड है सेलरिटी, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्शन बहुत तेजी से किया गया है। स्विफ्टनेस, स्विफ्टनेस मीन्स फास्ट, स्विफ्टनेस इन मूवमेंट, या मूवमेंट बहुत तेजी से कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन इज व्हाट, आपने उस काम को तुरंत कर लिया। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या है, तुरंत, बिना रुके हुए। अगर किसी काम को आपने तुरंत किया है तो आपने उस काम को क्या किया है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। या फिर बोलते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब उस काम को आपने तुरंत कर लिया, इमीडिएटली डन। अच्छा, यहाँ से कैरियर का क्वेश्चन भी आता है, हमेशा याद रखना, फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता है ना, ऑफनली जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। फास्ट होता है वही एडवर्ब होता है, वही एडजेक्टिव होता है। ऑफन होता है वो एडवर्ब होता है। तो फास्टली और ऑफनली जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। द लास्ट फ्रिजिड नाइट, आखिरी बहुत ही ठंडी रात, बिफोर द ट्राई कलर रोज, तो हमारा झंडा लहराया, उससे पहले की रात की हम बात करें। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, इनफैक्ट इस स्टोरी की हेल्प से मैं सारे के सारे वर्ड्स रिवाइज करने वाले हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया हुआ है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। ऑन द लास्ट फ्रिजिड नाइट, तो जो लास्ट ठंडी रात थी, इससे पहले जब इंडिया उठा। अच्छा, यहाँ पे फ्रिजिड का मतलब ठंडा नहीं है, यहाँ पे फ्रिजिड का मतलब है डिफिकल्ट। तो जो आखिरी डिफिकल्ट नाइट थी इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से जस्ट पहले, सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनमें नहीं थे, जो क्राउड्स में नहीं थे, वो मतलब जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इंडिया के इंडिपेंडेंस को, सुभाष चंद्र बोस उनमें नहीं थे। फिर भी उनकी जो फियरलेस स्पिरिट थी, उनका जो करेज था, वो हर दिल में था, जो चाहता था कि वो अपने झंडे को उठता हुआ देखे। ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्यूमल्ट, बहुत उथल पुथल हुई, बहुत ट्यूमल्ट हुआ, मतलब अपहेवल हुआ, उथल पुथल हुई फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, बोस ने त्याग दिया एक स्नग मीन्स कंफर्टेबल, तो उन्होंने एक बहुत ही कंफर्टेबल जिंदगी त्यागी, और प्रिविलेज्ड लाइफ थी उनकी, बहुत बढ़िया लाइफ थी, उन्होंने उसको त्यागा अपनी मदरलैंड को सर्व करने के लिए। इवन व्हेन ही वाज एलिंग, जब वो बीमार पड़े थे,
जेल के अंदर ना ही फिजिकल सफरिंग, ना ही उनका जो दर्द था, और ना ही पॉलिटिकल अपोजिशन और लोग जो उनके खिलाफ हो गए थे, दोनों ही चीजें उनके डिटर्मिनेशन को कमजोर नहीं कर पाई। बहुत सारे लोगों ने बहुत बुराई भी करी, डिस्पैरेज किया, मीन्स क्रिटिसाइज किया उनके रेवोल्यूशनरी मेथड्स को, बट बोस रिमेन कन्विंस्ड, बट बोस इस बात पे कन्विंस थे कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें करेज चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए और एक्शन चाहिए। उनका जो इंट्रीग्यूइंग मीन्स इंटरेस्टिंग, तो जिस तरीके से वो बच के निकले ब्रिटिश सर्वेलेंस से, ब्रिटिश उन पर नजर रख रहा था, जिस तरीके से वो बच के निकले, इससे जो कॉलोनियल अथॉरिटीज थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो भी हैरान रह गए। और जो उनकी जर्नी थी इतने सारे कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस, इससे वो ट्रांसफॉर्म हुए और वो एक रेजिस्टेंस का सिंबल बने, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए। हालांकि वो समझ गए थे कि कितना टेम्पररी नेचर होता है इंसान की जिंदगी का, लेकिन कभी भी उन्होंने केयरलेस जल्दीबाजी में एक्शन नहीं लिया। हेस्ट मीन्स बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में एक्शन नहीं लिया। उन्होंने केयरफुली ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल आर्मी को, सोल्जर्स को इंस्पायर किया एक विजन के साथ। तो सोल्जर्स को क्या विजन दिया कि हम इंडिया को फ्री कराएंगे। फिर रात हुई 14 अगस्त की 1947 की, नेशन ने प्रिपेयर किया कि वो सुबह को, डॉन क्या होता है, भोर, वो सुबह को वेलकम करेगा, जिसके लिए बोस ने इतना स्ट्रगल किया है। वो वहां प्रेजेंट तो नहीं थे उस ग्लोरियस, उस अच्छे मोमेंट को देखने के लिए, लेकिन जब झंडा फाइनली उठा तो मिलियंस ने साइलेंटली तारीफ करी अपने लीडर की, सुभाष चंद्र बोस की, जिनके करेज की वजह से एक इम्पॉसिबल ड्रीम भी कन्वर्ट हो पाया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री की किस्मत बन पाई। जितने भी हमने वर्ड्स किए थे वो सारे के सारे इस स्टोरी में यूज हो गए। तो एक ट्रू पेट्रियट जो होता है, हो सकता है वो विक्ट्री को देखने के लिए जिंदा ना रहे या जिए ना, बट उसका जो करेज होता है और जो सैक्रिफाइस होता है वो शाइन करता है हर अचीवमेंट से। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हमने पढ़े थे, आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। द फर्स्ट वर्ड इज आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट कौन होता है? जो नॉर्मल चीजें होती हैं उन पर विश्वास नहीं करता, जो बिलीफ्स पे, ट्रेडिशंस पे अटैक करता है, जो अलग होता है, तो क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। मार्टिनेट, जो क्या मांगता है कि हर किसी को डिसिप्लिन फॉलो करना है, हर किसी को रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? मार्टिनेट। साइबराइट, जिसको लग्जरी चाहिए, ऐसे इंसान को हेडोनिस्टिक भी बोलते हैं ना, प्लेजर चाहिए। फिलिस्टीन, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता आर्ट में, लिटरेचर में, कल्चर में। फिलिस्टीन, कोई इंटरेस्ट नहीं है जिस इंसान का आर्ट, लिटरेचर और कल्चर में। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। हेल्प आउट करना, मतलब किसी इंसान को सपोर्ट चाहिए, आपने उसकी मदद कर दी, हेल्प आउट। कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस प्रोजेक्ट? हाइड अवे, दूर रख रहे हो। शी हिड अवे द डॉक्यूमेंट्स इन अ ड्रॉर, उसने छुपा दिए, हाइड अवे। हिट बैक, किसी ने आप पे अटैक किया, आपने वापस से उस पर अटैक किया, हिट बैक। किसी ने आपकी बुराई करी, अटैक किया, आपने वापस से अटैक कर दिया। हिट ऑन, किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, वाई आर यू हिटिंग ऑन हर, तुम उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? हिट ऑन मीन्स फ्लर्ट करना या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, हिट ऑन। इडियम्स पे आते हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, समय के पे किया गया एक काम बहुत सारी मुसीबतों से आपको बचा लेता है। तो प्रॉब्लम को अर्ली ही आप केयर कर लो, समय पर कर लो, तो खराब नहीं होगी, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे अगर आप पहले ही एक्शन ले लोगे। एट द 11th आवर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, एट द 11th आवर। अ डाइम अ डजन, एक पैसे में 12 मिल जाती है, मतलब बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से मिल जाती है। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो स्लोली एंड स्टेडली, जैसे कछुआ चलता है, वन स्टेप एट अ टाइम। अ होल न्यू बॉल गेम, एक नया रूल आ गया, नए रूल्स आ गए, नए रेगुलेशंस आ गए, नई सिचुएशन आ गई, अ होल न्यू बॉल गेम। एंड इन द निक ऑफ टाइम,
इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, जस्ट इन टाइम। मजा आया आज वोकैबुलरी पढ़ के? ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। आज क्लास में बच्चे कम आए, हाँ? सभी लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई होप। फाइनेंशियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन जी ने जो डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। डेमो रूट वर्ड का मीनिंग होता है पीपल, क्रेसी रूट वर्ड का मीनिंग होता है रूल। फाइनेंशियल डेमोक्रेसी मीन्स इन लोगों के पास क्या है? फाइनेंशियल डेमोक्रेसी मतलब फाइनेंशियल अपने हक है। जन धन में जो बदलाव आया उसकी हम बात करें। चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। डस आइडियोलॉजी मैटर इन गवर्नेंस? क्या विचारधारा मैटर करती है गवर्नेंस में? यस इट डस, हाँ करती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको पीएमजेडीवाई बोलते हैं, जिसको लॉन्च किया गया 2014 में, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया, ये किसके आइडिया को बताता है? अंत्योदया। अंत्योदया जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है और दीनदयाल उपाध्याय जी से रिलेटेड है, जो कहता है कि जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, उनको डेवलपमेंट के सेंटर पर रखा जाए। इंडिपेंडेंस को हम हमेशा ना पॉलिटिकली समझते हैं। इंडिपेंडेंस को हम क्या समझते हैं? कि एक पॉलिटिकल जीत है। इंडिया सोवरेन हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट, तो इंडिया क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हमने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बना लिए। इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का हक। तो जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनको वोट देने का हक मिल गया हर किसी को। फिर भी पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने से जरूरी नहीं है एंश्योर हो, गारंटी हो इकोनॉमिक लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, कि लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम भी है, वो जरूरी नहीं है अगर पॉलिटिकल फ्रीडम है तो। फॉर डेकेड्स, 10 सालों से मिलियंस, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर रहे हैं फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के। मतलब उनके बैंक्स में अकाउंट नहीं है, वो उसका हिस्सा नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, उनको फॉर्मल क्रेडिट, उनको लोन्स नहीं मिल पाते हैं, उनको इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, या फिर उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। दिस एक्सक्लूजन, ये एक्सक्लूजन कैसे बढ़ गया? कंपाउंड मींस इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ? बाय लीकेजेस इन वेलफेयर डिलीवरी, कि लीकेज था वेलफेयर डिलीवरी। वेलफेयर डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जब सरकार मदद करती है, लोगों की हेल्प करती है, फॉर एग्जाम्पल राशन देती है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सर्विसेज देती है, उसको बोलते हैं वेलफेयर डिलीवरी। तो वेलफेयर डिलीवरी में जब लीकेजेस हुए, लीकेजेस हुए का मतलब क्या है? जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिला। तो अगस्त 15, 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना अनाउंस करी उन्होंने रेड फोर्ट से,
और क्या बोला कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि सब लोग जो है बैंक्स में अकाउंट रखें, सब लोग हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको एक्सेस कर पाए, सब लोग लोन्स के लिए कह सकते हैं लोन्स उनको मिल पाए, तो सब लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड हो। तो वो चीज़ उन्होंने अनाउंस करी और उन्होंने बोला कि ये जो है एक मेन हिस्सा है मेरे इंडिपेंडेंट डे के विजन का। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, स्कीम ने क्या किया, प्रोवाइड किया हर हाउस होल्ड को, हर घर को एक्सेस टू अ बैंक अकाउंट। तो हर घर को बैंक अकाउंट का एक्सेस मिला, रुपए डेबिट कार्ड मिला और इंश्योरेंस कवर मिला। एट इट्स लॉन्च, तो जब प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया तो मोदी जी ने इन्वोक किया का मतलब क्या है, लेके आए वो चाणक्य का व्यू। तो चाणक्य जो कहते थे उसी व्यू को उन्होंने यूज किया कि जो इकोनॉमिक मीन्स है, कि इकोनॉमिक मीन्स का मतलब क्या है कि लोग जो है एक हिस्सा प्ले कर रहे हैं या लोगों के पास जो सोर्सेज हैं इकोनॉमी की वो फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल मीन्स मेन होती है इंसान के वेलबींग के लिए, इंसान की ओवरऑल हेल्थ के लिए, एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू दोस्त, और लोगों का को उसके एक्सेस हो वो एक जिम्मेदारी होती है सरकार की। तो जनधन अकाउंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं था, वो एक एंट्री पॉइंट था। तो जो जनधन अकाउंट बनाए गए लोगों के वो एक एंट्री पॉइंट था फॉर्मल इकोनॉमी में, लोगों की एंट्री थी इकोनॉमी में। इनेबलिंग सिटीजन्स, उसने सिटीजन्स को इनेबल किया कि वो सेव करके पैसा उसमें डालें, उनको पैसा उसमें डायरेक्टली मिले, और जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे कि लोन्स हो गए, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, वो सब वो यूज कर पाए। बाय जुलाई 2026, जुलाई 2026 तक स्कीम ने 58 करोड़ अकाउंट्स क्रॉस कर दिए, मतलब इतने सारे अकाउंट्स बन चुके हैं, और इनमें जो डिपॉजिट है, इनमें जो पैसा डाला गया है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। मोर देन हाफ द अकाउंट्स, आधे से ज्यादा अकाउंट्स जो है विमेन के हैं, और लगभग 3/4 अकाउंट्स मतलब 75% अकाउंट्स गांव में है या फिर उन एरियाज में है जो प्रॉपरली शहर नहीं है। इतना बड़ा सिग्निफिकेंस जो है इसका, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, इसकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो इसके रोल में है कि ये पहला लेयर है जैम आर्किटेक्चर का। जैम आर्किटेक्चर क्या होता है, जनधन, आधार एंड मोबाइल। तो ये पहली लेयर है ये अकाउंट, मतलब इस अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक्ड है, इस अकाउंट में अगर सरकार को कुछ ट्रांसफर करना होता है अमाउंट वो इसी अकाउंट में आता है, तो और आपका मोबाइल भी इसी से लिंक्ड है। तो ये पहली लेयर है इस पूरे के पूरे आर्किटेक्चर की, इस पूरे के पूरे सिस्टम। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, इसने स्ट्रॉन्ग बनाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि लोगों को जो बेनिफिट ट्रांसफर करना है, जो कैश ट्रांसफर करना है वो उनके अकाउंट में डायरेक्टली हो जाता है।
एंड लेटर बिकेम, और यही एक हिस्सा बन गया इंडिया के बढ़ते हुए डिजिटल फाइनेंशियल इकोसिस्टम का। तो डिजिटल सिस्टम जो बन रहा है हमारा, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो हम जा रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म जैसे कि यूपीआई वगैरह भी लोगों के इसी अकाउंट से लिंक हो गए। फॉर मार्जिनलाइज्ड सिटीजन, जो लोग बहुत गरीब हैं, अब बैंक अकाउंट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। बैंक अकाउंट होने का मतलब क्या है कि उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है। इट मेड पीपल, इससे ये जो लोग हैं वो इंस्टीट्यूशंस को विजिबल हुए, उनको काउंट किया गया फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर और उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। 12 ईयर्स ऑन, 12 साल हो गए हैं जनधन योजना को। जनधन इलस्ट्रेट करता है, मतलब एग्जाम्पल देता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ ब्रिटिशर्स से ही इंडिपेंडेंस मिला हो। इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी है कि हमारे जो ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, जो हमारा आम आदमी है, वो भी इकोनॉमिक एजेंसी एक्सरसाइज कर सके, मतलब उसके पास भी पावर हो। एक्सरसाइज मीन्स पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, मतलब पावर को यूज किया जाता है, तो उसके पास जो पावर है वो उसको यूज कर सके। इन दैट सेंस, उस मकसद सेंस में, मतलब उस चीज में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है कि हर किसी को हमने एक फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाया, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे विजन का। और हमारा विजन क्या है? विकसित भारत 2047। समझ आया आर्टिकल? बहुत प्यारा आर्टिकल था ना। चलिए आ जाते हैं आरसी के क्वेश्चंस पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस। अब पैसेज जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों मानता है? क्योंकि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बेकार हो जाता है जब तक आप हर सिटीजन को नहीं दोगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब तक हर सिटीजन को फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी स्टेट के द्वारा, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बेकार हो जाएगा। ये सही लग रहा है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी इसको मार्क किया होगा, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट था। यहाँ पे एक आइडेंटिकल वर्ड लिखा था जिसने गड़बड़ कर दी। आइडेंटिकल का मतलब है सेम, तो सरकार जो है हर सिटीजन को सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे दे सकती है? तो इस आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू सेम। तो इस आइडेंटिकल वर्ड ने घोटाला कर दिया, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ।
क्योंकि फॉर्मल फाइनेंशियल एक्सेस की वजह से सिटीजन्स जो है इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और अपनी जिंदगियों पे कंट्रोल कर पाते हैं। सही बात है, क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्टिव था पीएमजेडीवाई का वो क्या था कि अभी वाली स्कीम्स को हटा दो। नहीं, अभी वाली स्कीम्स को हटाने का तो नहीं था। तो आंसर इज सी, ओनली बी। और महापापी अवार्ड मिल जाता है ए वाले बच्चों को। मैम सुबह सुबह महापापी अवार्ड। चलो, इनमें से कौन सा है जो बहुत अच्छे से लॉजिक बता रहा है? किस चीज के पीछे लॉजिक? जो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है उनको हम जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट के सेंटर पे रख रहे हैं, तो व्हाट इज द लॉजिक? स्टेट की एक जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि जो इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड सिटीजन्स हैं, जो गरीब सिटीजन्स हैं, उनको एक्सेस मना ना किया जाए। सही बात है, उनको एक्सेस दिया जाए। डेवलपमेंट के लिए लेजिटिमेसी चाहिए होती है, चीजें लीगल चाहिए होती हैं, जब इसके बेनिफिट्स उन लोगों तक पहुंचते हैं जो लोग बहुत टाइम से इन नेटवर्क्स के बाहर हैं। सही बात है, डेवलपमेंट को लेजिटिमेसी मिलती है, डेवलपमेंट को सपोर्ट मिलता है जब आप उन लोगों तक भी डेवलपमेंट पहुंचाते हो जो लोग डेवलपमेंट के बाहर थे। पब्लिक रिसोर्सेज गरीब लोगों को देने से गारंटी हो जाती है कि वो जो है अपने सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। गारंटी और नेसेसरीली वर्ड ने गड़बड़ कर दी। गारंटी नहीं है कि और इमीडिएट तुरंत के तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। गारंटी नहीं है कि वो लोग तुरंत की तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे सफिशिएंट इकोनॉमिक एक्टर्स में, कि वो अपने ऊपर अपना ध्यान खुद रख पाएंगे। आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। तो जो जैम आर्किटेक्चर है इसको लेके आप क्या कह सकते हैं? इसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को हेल्प किया कि वो फंक्शन करे एक फाउंडेशन की तरह। किस चीज के सब एक्सपेंशन के लिए? जो डिजिटली दी जा रही है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। सही बात है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, हर किसी के बस अकाउंट आया तो फिर जो सर्विसेज दी जा रही है वो उसकी हेल्प से दी जा रही है। इसने जो पुराने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनको इरेलीवेंट कर दिया। पुराने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बेकार हो गए? नहीं। इसने जनधन को एक बैंकिंग इनिशिएटिव से ट्रांसफॉर्म किया, एक बड़ा सिस्टम बनाया जिसमें आइडेंटिटी लोगों का फाइनेंशियल एक्सेस और डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें होने लगी। बिल्कुल सही है, आंसर इज डी, बोथ ए एंड। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो पीएमजेडीवाई ने इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सिटीजन्स को एक फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिंक किया। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एक बेनिफिट दिया, तो सिर्फ एक बेनिफिट नहीं दिया, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिंक किया। स्कीम को बहुत इंपॉर्टेंस मिली क्योंकि इसका लिंकेज हो गया जैम के साथ, आधार और मोबाइल के साथ भी, और फिर लोग जो पार्टिसिपेट भी कर पाए इंडिया के इकोसिस्टम में इस जनधन अकाउंट की हेल्प से। सही बात है, तो जो विमेन है वो ज्यादा है अकाउंट होल्डर्स में, वो इंडिकेट करता है कि जो प्रोग्राम है उसको मेनली ऐसे डिजाइन किया गया था कि जेंडर स्पेसिफिक डिजाइन किया गया था। नहीं, विमेन का प्रीडोमिनेंस ये बताता है कि एक जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम था, विमेन के लिए ज्यादातर किया गया था। नहीं, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। आंसर इज ए, बोथ ए एंड। कौन सा ऑथर की टोन खराब तो नहीं है, बहुत नेगेटिव तो नहीं है? रेट्रोस्पेक्टिव है, ऑथर पुरानी चीजों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जनधन योजना 2014 में आई थी और इवेलुएट कर रहे हैं। कॉशियसली लॉडेटरी, ऑथर तारीफ भी कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं। तो आंसर इज सी, बोथ बी एंड। इसका मतलब होता है तारीफ करना, इसका मतलब होता है पुरानी स्कीम्स के बारे में बात करना और चीजों को एनालाइज करना। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे। अच्छा, एक चीज, आज परफेक्शन की क्लास है आप सभी की, है ना? तो विल मीट एट 11 AM, हम सभी लोग 11 बजे मिलेंगे परफेक्शन की क्लास के लिए, जहाँ पे आज हम एरर डिटेक्शन करने वाले हैं परफेक्शन। तो वी विल डू एरर डिटेक्शन टुडे। ग्रामर करने वाले हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ग्रामर के सीखने वाले हैं। तो जितने लोग परफेक्शन में एनरोल्ड हैं वो 11 बजे क्लास में आएंगे, जो लोग एनरोल नहीं है वो आज का एनरोल कर लेंगे और क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट करें। नाउ इट्स टाइम टू स्किम द पैसेज। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 4500 बच्चे देख रहे हैं सेशन, तो जितने लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ सेशन को एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। इंडिया एट 80, 80 साल हो गए इंडिया के इंडिपेंडेंस को। अ डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ रिन्यूअल, एक ऐसी डेमोक्रेसी है जो कुछ अब बदलना चाहती है। अब स्किमिंग करेंगे, है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
चलिए लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल नाउ। कंट्री 80वें साल पे पहुंच गई है अपने इंडिपेंडेंस के। ये एक मोमेंट है कि हम फ्रीडम फाइटर्स को याद करें जिनकी सैक्रिफाइसेस की वजह से इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया ने जब से हमारा टेररिस्ट विद डेस्टिनी हुआ, मतलब जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से हमारी जर्नी बहुत चैलेंजिंग रही है। बहुत वॉर्स हैं, टेररिज्म है, फेमीन्स आए हैं, पैंडमिक आए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, इन्हीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस भी करी है इन सारी चीज़ों में। इंडिया की जो डेमोक्रेटिक जर्नी है लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, लड़ाइयाँ हैं, भाईचारा कम होता जा रहा है, टुगेदरनेस की फीलिंग कम होती जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क देता है इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन चाहिए होता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जुडिशरी, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, इनसे उम्मीद होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करेंगे। इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? विश्वास पे भी डिपेंड करती है। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो रिस्पॉन्सिबली काम करें और ऐसे सिटीजन्स जो अटेंटिव भी हो। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने की, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की नहीं है, लोगों की भी है। अगर इनजस्टिस को लेके आप कोई एक्शन नहीं लोगे, भेदभाव को लेके कोई एक्शन नहीं लोगे, तो इससे क्या होगा? डेमोक्रेटिक कल्चर कमजोर पड़ जाएगा। पार्टिसिपेशन होगा, अगर डिस्कशंस होंगे, रिस्पेक्ट होगा इनका, तो इससे यूनिटी बढ़ेगी। पॉलिटिक्स और सोसाइटी भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नेशन का अगर रिन्यूअल चाहिए तो हमें सोचना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी तभी प्रोग्रेस करेगी जब जस्टिस, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी ये सब आगे बढ़ेंगी और डिफरेंसेस को एड्रेस किया जाएगा बातचीत करके, ना कि लड़ाई से। इंडिया आगे बढ़ रहा है, सिटीजन्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने जितने भी विचार, आइडियल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। जो फ्रीडम हमें दिया है हमारी पुरानी जनरेशन्स ने, उसको हम रिस्पेक्ट में, अपॉर्चुनिटी में, जस्टिस में कन्वर्ट करें। पार्टिसिपेशन जो है और जो यंग इंडियंस का जो आइडियलिज्म है वो हमें उम्मीद देता है कि कंट्री जो है अपनी डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस को स्ट्रांग बनाती रहेगी और साथ के साथ एक वादा भी करेगी कि हमारी सोसाइटी है वो इंक्लूसिव होगी, सबको साथ लेके चलेंगे हम और इक्विटेबल होगी। क्वेश्चंस, तो मेन आइडिया क्या है? डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी मेनली डिपेंड करती है इंस्टीट्यूशंस पे, नहीं लोगों पे भी डिपेंड करती है। डेमोक्रेसी के लिए इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए और सिटीजन्स भी चाहिए। इंडिया की जो प्रोग्रेस है वो खतरे में आ रही है इनइक्वालिटी की वजह से, जिसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये मेन आइडिया नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को बचाना डिपेंड करता है जुडिशरी, पार्लियामेंट्री और इन पे, मेन इन पे नहीं, सिटीजन्स पे भी डिपेंड करता है भाई। तो आंसर इज बी। तो इंस्टीट्यूशंस पे तो डिपेंड करते ही करते हैं, सिटीजन्स पे भी डिपेंड करता है। पैसेज ने तो डिस्कस किया इन इंस्टीट्यूशंस को, वो बताता है कि जो उनकी इफेक्टिवनेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, कि वो अपनी अथॉरिटी बढ़ा पा रहे हैं, नहीं वो एफिशिएंसी को ऊपर रख रहे हैं पब्लिक क्रिटिसिज्म से, नहीं वो फॉर्मल रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं। किस चीज पे? कि सिटीजन्स पे, कि सिटीजन्स कितने कॉन्फिडेंट है। तो इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आंसर वाज फोर्स एवरीवन। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आते हैं। नॉवल मतलब न्यू, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, रिलक्टेंट मतलब आप झिझक रहे हो, स्पार्स मीन्स बहुत कम है, वेग मीन्स क्लियर नहीं है। 3, 5, 2, 4 एंड 1 प्रीवियस ईयर इडियम्स फॉर ऑल। अ डायमंड डजंट बहुत कॉमन है। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स मतलब इंसान अपना नेचर नहीं चेंज कर सकता। बेंड ओवर बैकवर्ड्स बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो। ब्लो हॉट एंड कोल्ड बार बार चेंज कर रहे हो अपना एटीट्यूड। ब्रेक द मोल्ड आपने सांचा तोड़ दिया, मतलब किसी चीज़ को एकदम नए तरीके से कर रहे हो। B, E, D, A एंड C कोर्स। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में। Everyone has to write the meaning of at least 3 words in the comment section। हर बच्चे की जिम्मेदारी है। यस, जिस बच्चे के घर बुक भिजवाई जा रही है उस बच्चे का नाम है अजीत। बेटा एक मेल कर देना, एक स्क्रीनशॉट भेज देना, टीम आपके घर आपकी बुक भिजवा देगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे प्रोफेशनल बैच की क्लास में। आज सैटरडे है बट आज क्लास है आप सभी लोगों की, और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ग्रामर करने वाले हैं। तो वील बी डूइंग ग्रामर टुडे। बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अपनी ग्रामर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।
जितने लोगों ने परफेक्शन बैच ज्वाइन नहीं किया है वो आज के आज ज्वाइन कर लेंगे, उनको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1400 रुपीज़ में आपको कंप्लीट परफेक्शन की क्लासेस पूरी की पूरी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की पढ़ाई जाएगी। ठीक है, यहाँ से स्कैन करके आप डायरेक्टली क्लासेस में भी आ सकते हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसमें आपको इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करवाई जाएगी। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको इंडिपेंडेंस डे का जो ऑफर चल रहा है वो आपको मिल जाएगा। 2499 रुपीज़ में आपको कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करेगी। यहाँ से स्कैन कर सकते हो। जिन लोगों को मॉक टेस्ट लेना है वो मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। इसमें कोड आपका yes50 लग जाएगा, ऑफिसर लैब। ठीक है, परफेक्शन एडिटोरियल की एक आदत बना लो। सैटरडे संडे का दिन है, सैटरडे संडे को अच्छे से यूज करना, परफेक्शन की इंट्रोडक्टरी क्लास देखना और फिर परफेक्शन 8 होगी पहली क्लास से देखना स्टार्ट कर देना। सैटरडे संडे पढ़ाई कम नहीं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, यहाँ पे आपको सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। बट मेक श्योर करो क्लासेस में रेगुलरली आओ। अब हम मिलेंगे 11 बजे परफेक्शन बैच की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड